हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान से संबंधित मैं लगातार लेक्चर ले रहा हूं और इस कड़ी में ये तीसरा लेक्चर है। मैं आपको बता दूं, अगर भारत के संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट्स को, मतलब मौलिक अधिकार को आपने समझ लिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है उसको अगर आप समझ लिया तो भारत के संविधान से संबंधित आपने आधा जंग जीत लिया। क्योंकि जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये दोनों मिला करके हमारे भारतीय संविधान का धुरी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने पूरा कंसंट्रेट किया हुआ है कि आपको टुकड़े टुकड़े में मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाए। तो इसके पहले मैंने समता के अधिकार के बारे में बताया था, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया और आज मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो धारा 23 और 24 में उल्लिखित है उसके बारे में मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के लेक्चर में दोस्तों मैं 4-5 बिंदु पर फोकस करूंगा। पहला, इंट्रोडक्शन, भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बेसिकली यह हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 22 में, 21 में और 20 में वर्णित है और उसके अलावा 19 में वर्णित है, उसका ही एक सहायक अंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर शोषण धड़ल्ले से चल रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिगत आज़ादी हो ही नहीं सकती है, उस पर रुकावट होगा, खलल पैदा होगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल 23 और 24 जो है वो बेसिकली एक पूरक धारा है किसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया हुआ है? धारा 19 में, 20 में, 21 में और 22 में, जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर का जो हमारा मुख्य जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पहला, भूमिका। दूसरा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य मुख्य अवयव हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को निरूपित करते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनेक जजमेंट आज़ादी के बाद से दिए गए हैं इस आर्टिकल पर, और सुप्रीम कोर्ट का प्रयास सराहनीय रहा है और कोशिश की गई है कि कम से कम या पूरी तरह से शोषण को हिंदुस्तानी समाज से खात्मा हो। तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो जजमेंट दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार का और विभिन्न राज्य सरकार का क्या प्रयास रहा है शोषण को खत्म करने के लिए, उन्होंने क्या क्या कानून बनाए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार, कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है, हम कितने तक सफल हुए, क्या खोया, क्या पाया, आखिर हमारा जो प्रयास है, जो भारत सरकार का प्रयास है, जो जुडिशरी का प्रयास है, वो कहाँ तक सफल हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? जैसे इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 23 और 23 क्या कहता है और 24 क्या कहता है? तो 23 कहता है कि सभी प्रकार के ट्रैफिक, यहां पर ट्रैफिक का अर्थ है दुर्व्यापार, ये याद रखना होगा। सभी प्रकार के ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मानव, दुर्व्यापार, महिला, बच्चों, उसके अलावा बेगार, उसके अलावा
बलात् श्रम, जिसको फोर्स लेबर कहते हैं, उसको पूरी तरह से खारिज करता है आर्टिकल 23 कि इस प्रकार के जो गलत परंपरा हमारे देश में हजारों साल से रही है उसको खात्मा करता है धारा 23। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ, जिसका हिंदी होता है दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मनुष्य का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, उसको सामानों की भांति खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। आपको मालूम होगा कि मध्यकालीन युग में गुलाम प्रथा था। अंग्रेजों ने 1840 के दशक में गुलाम प्रथा को हिंदुस्तान से पूरी तरह से बंद कर दिया। उसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति का धंधा, और यह धंधा सबसे पुराना धंधा रहा हिंदुस्तान में, उसका खात्मा। तीसरा, मंदिरों में देवदासी प्रथा कायम थी। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में एक बार किसी कुंवारी लड़की को किसी देवता के साथ में शादी कर दी जाती थी और जीवन पर्यंत तक वो उस मंदिर में रहती थी, और उससे बाद में मंदिरों में भ्रष्टाचार भी फैले। तो इन सब से निजात, इन कुरीतियों से निजात पाने का उद्देश्य है धारा 23। और धारा 24 में क्या है कि सभी प्रकार के जो कार्य बच्चों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे हैजार्डस, मतलब संकटापन्न जो कार्य होता है, वो 14 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से मनाही है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे फैक्ट्री में काम, जैसे खानों में काम, ये सारे काम जो हैं, या पटाखा फैक्ट्री में काम, शिवकाशी तमिलनाडु में जो हजारों पटाखा फैक्ट्री हैं, तो इन सब कामों में जहां पर जीवन पर खतरा उपस्थित हो सकता है, वो पूरी तरह से धारा 24 के द्वारा मनाही किया गया है। और अब तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का कोई काम, चाहे वो 2016 के अमेंडमेंट के अनुसार, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, आप 14 साल के बच्चे तक को काम पर नहीं लगा सकते हैं। उसके बारे में अब ये डिटेल में आप बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज, हमारा भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और यह उद्देश्य भारत के संविधान के प्रेम्बुल, मतलब प्रकथन में स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। तो ऐसे वेलफेयर स्टेट की जब आप स्थापना करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार के शोषण का कोई भी जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर एक्सप्लॉयटेशन बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। जैसे कि प्रकथन में हमने देखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय में भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात और भाईचारे की बात हमारा भारतीय के संविधान करता है। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी, जो मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, उसकी बात करता है, जहां पर कि किसी व्यक्ति को सिर झुका करके चलने की जरूरत ना हो, सबका सर ऊंचा उठा रहे, सभी लोग शासन सूत्र के भागीदारी में शामिल हों। ये नहीं पहले समय की भांति की 94% जनता को कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन आक्रांतकारी या इन्वेडर हिंदुस्तान में आया, कौन राजा बना, कौन नहीं बना, उसे कोई लेना देना उसे नहीं था। अब वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय संविधान क्या कहता है? ह्यूमन डिग्निटी, कि हर एक व्यक्ति को सर उठा करके चलने का ताकत और स्वतंत्रता। इसी तरह से
हम क्या देखते हैं, स्लेवरी, गुलाम प्रथा, फोर्स लेबर, बलाश्रम, इसको रोकता है। क्यों दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में वर्षों तक सामंतवादी व्यवस्था रही है, और ये सामंत लोग क्या करते थे, नीचे तबके के लोगों के साथ में बलाश्रम कराते थे, मारपीट करते थे, काम करा करके मजदूरी नहीं देखते थे। और मैं हाल तक करीब 30 साल पहले मैंने खुद देखा कि एक जमींदार पूरे दिन तक निचले तबके के लोगों से काम कराता था, और उसके बाद में शाम के वक्त में उसको मजदूरी नहीं देता था। और ये मजदूर मजबूरी बस काम करते थे, क्योंकि गांव से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि अनेक प्रकार के कर्ज में डूबे रहते थे। उनके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता था, न कैपिटल होता था, न लैंड होता था। ले दे के सिर्फ उनके पास में श्रम होता था, वो भी बंधक लगा हुआ था, क्यों कर्ज में डूबे हुए थे। तो जो सामंतवादी व्यवस्था था, प्रिविलेंस ऑफ फ्यूडलिज्म मैंने यहाँ लिखा है, और उसी तरह से हमारे देश में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हजारों वर्षों से तक हिंदू समाज में फैला हुआ था, और यह कीटाणु मुस्लिम समाज में भी फैल गया था, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के अवरोध निचले जातियों के साथ में लगाए गए थे। तो और सबसे बड़ी बात क्या थी कि समाज में ऊंचे तबके और निचले तबके के बीच में बहुत जबरदस्त खाई था, और इस जबरदस्त खाई के कारण, गैप होने के कारण से शोषण करने का मौका सामंतों को मिलता था, जमींदारों को मिलता था, तालुकदार और जागीरदार, राजा, इनको शोषण करने का अवसर मिलता था। दोस्तों, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि गुप्ता काल में हम क्या देखते हैं, एक वर्ड आया है विस्ती। विस्ती ये वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है फोर्स लेबर, बलाश्रम। दोस्तों, गुप्तकालीन साम्राज्य के तहत में निचले तबके के लोगों के साथ में उनसे बलाश्रम करवाए जाते थे, जिसको कि उस प्राचीन भारत में बलाश्रम को क्या बोला जाता था, विस्ती। ये याद रखना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में, आईएएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके कारण से हमारे समाज में वर्षों से, मतलब प्राचीन भारत से लेकर के अंग्रेजों के ज़माने तक, अंग्रेज भी विभिन्न प्रकार के शोषण हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में किया करते थे। उनसे मजदूरी कराते थे, उनसे घर पर काम कराते थे, उनसे घरू काम करवाते थे, बाहर के काम कराते थे, और उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते थे। अगर देते भी थे तो जितना मजदूरी होना चाहिए उससे कम देते थे। तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में आएगा। जो मिनिमम मजदूरी है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर जिले में कलेक्टर के द्वारा उस जिले के वातावरण के हिसाब से मजदूरी तय किया जाता है हर साल, और उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी। अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम कलेक्टर द्वारा फिक्स किए गए न्यूनतम मजदूरी को नहीं देता है काम कराने के बाद में, तो क्या होगा, वो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के तहत आएगा। जैसे कि मैं यहाँ एसपीए के इंदौर था, तो मुझे सांवेर से कुछ लोग आए, और उन्होंने कहा कि मैं खंडवा से, हम लोग आए थे करीब 15-20 लोग। हमने एक जमींदार के यहाँ 15-20 दिन तक मजदूरी किया था, और उसके बाद जब हमने मजदूरी मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो फिर मैंने जांच किया और जांच में सही पाया, तो फिर मैंने धारा 316
शेड्यूल ट्राइब माने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज किया। किसके खिलाफ में? जमींदार के खिलाफ में। या बड़े अभी तो कोई जमींदार है नहीं, तो बड़े कृषक जिसने काम कराया था बिग पिजांट के खिलाफ में। और आपको मालूम होगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम है उसके धारा 316 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अदर देन SC ST, मान लीजिए ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य या OBC, अगर किसी SC या ST के किसी सदस्य को से काम कराता है और उसके बाद में उसके बदले में उसे मजदूरी नहीं देता है, मतलब न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह धारा 316 SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट माने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत में अपराध करता है। और पुलिस वालों को यह अधिकार है कि उस अपराध को संज्ञान ले, प्रकरण दर्ज करे और गलती कुनिंदा के खिलाफ में चालान कोर्ट में पेश करे। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया गया है। दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, जैसे मैंने आपको अभी बताया था भूमिका में कि 2 आर्टिकल हैं, पहला है 23 और दूसरा है 24। 23 में उसके एक परंतु भी है, एक्सेप्शन, जिसके बारे में अभी बताना चाहता हूं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार्स, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड। मतलब आप सामान की भांति मनुष्य का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, महिलाओं का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, बच्चों को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड दुर्व्यापार, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैफिक। खरीद नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से दूसरा वर्ड आया बेगार। अब दोस्तों, आप जानते होंगे बेगार मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि प्राचीन भारत में इसको भिस्ती बोला जाता था। बेगार मतलब हुआ कि काम करा लिया और पैसे नहीं दिए, कोई मजदूरी नहीं दिया, फ्री में काम करा लिया और बाद में उसको रिम्यूनरेशन या उसको मजदूरी का भुगतान नहीं किया। दैट इज कॉल्ड बेगार। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, या जबरदस्ती काम करने के लिए हमने मजबूर कर दिया, जिसको बोलते हैं बलात् श्रम। और उसी का एक भाग है बॉन्डेड लेबर। अब दोस्तों, बंधुआ मजदूर मतलब क्या होता है? अभी आप गांव देहातों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो किसान हैं, कुलक हैं या पहले के जमींदार, उन्होंने अपने अपने मजदूर तय करके रखे थे, जो बिना जमींदार के या बिना किसान के माने बड़े किसान के अनुमति के दूसरे जगह काम नहीं कर सकते थे और न दूसरे के खेत में कर सकते थे। और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने कर्ज उठाए थे, तो निश्चित रूप से जो है अब वो उनके अधीन हैं। तो उनका जो इच्छा शक्ति है, जो विल है, वो अधिशासित कौन कर रहा है? बड़े जमींदार या किसान। तो इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। स्वामी अग्निवेश इसके बहुत बड़े पुरोधा थे। उन्होंने विभिन्न जिंदगी भर उन्होंने बंधुआ मजदूर को मुक्ति के लिए प्रयास किया। अभी दिवंगत हो गए हैं, उनका प्रयास सराहनीय रहा था। तो दोस्तों, तीसरा क्या है? इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने अभी बताया कि वेश्यावृत्ति का धंधा हिंदुस्तान में सबसे पुराना धंधा है। तो इमोरल ट्रैफिक, जो महिलाओं का उनके सेक्स के कारण से उनको शोषण करना, उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देना, बच्चों से गलत गलत काम कराना, भीख मंगवाना, खरीद फरोख्त करना,
आपने देखा होगा कि बच्चे को चाइल्ड लिफ्टिंग एक समय बहुत जोरों से चल रहा था हिंदुस्तान में, और फिर उसको अंधा करके या हाथ काट करके फिर उसको टुंडा बना करके उससे भीख मंगवाते थे। तो ये सारे जो ट्रैफिकिंग है उसको प्रोहिबिटेड कौन करता है? आर्टिकल 23(1). लेकिन इसका एक राइडर है और उसी में एक देवदासी सिस्टम भी है, इसको भी रोक लगाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस लाइक मिलिट्री सर्विस एंड सोशल सर्विस। दोस्तों, इसका एक परंतु है। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार चाहे तो अनिवार्य सेवा कर सकता है। किस मामले में? जैसे मिलिट्री में कंस्क्रिप्शन बनाया जा सकता है। बहुत सारे देशों ने इस प्रकार के नियम बनाए हुए हैं। जैसे इजराइल में नियम है कि हर एबल बॉडीड पर्सन जो है उसको पहले सेना में काम करना होता है, उसके बाद ही वो सिविल वर्क कर सकता है। तो दोस्तों, अगर भारत सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे तो कंपल्सरी मतलब अनिवार्य मिलिट्री में आपको काम करना होगा। या सोशल सर्विस, मान लीजिए कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा अशिक्षा फैली हुई है और राज्य सरकार मुझे आदेश दे सकती है कि आप उस इलाके में आप पढ़ाइए लोगों को, क्योंकि आप गुणवान व्यक्ति हैं, आप शिक्षक का काम किए हुए हैं 30 साल तक, तो आप वहाँ जाइए और लोगों को, खास करके बच्चों को और वयस्क को, उनको एजुकेट करिए, शिक्षा प्रदान करिए, ताकि वो लोग अपने अधिकार और कर्तव्य से अवगत हो सकें। तो सोशल सर्विस में 50 प्रकार के सर्विस हो सकते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में बहुत गंदगी फैली हुई है, सरकार हमें आदेश दे सकती है कि आप इसकी सफाई व्यवस्था करें, और उसके लिए कोई जरूरी वो मजदूरी नहीं देगी, फ्री सेवा करना होगा। वार के समय में, युद्ध के समय में सेना के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे रसद पहुंचाने का काम, जैसे सेना के घायल होने के बाद में तत्काल उसको इलाज की व्यवस्था, और सरकार ये आदेश दे सकती है डॉक्टरों को कि आप फ्री में इनका इलाज करिए। तो इस पर कोई बंदिश नहीं है। तो पहला परंतु यह है कि स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस लाइक मिलिट्री और सोशल सर्विस। दूसरा, ये जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो इस प्रकार के जो अनिवार्य सेवा के लिए इंपोज करेगा, मैंने नियम बनाएगा, तो वो किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें। कौन सा भेदभाव? नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस और क्लास। रेस, क्लास और कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार ये कहे कि केवल ब्राह्मणों को ही सोशल सर्विस करना है, या केंद्र सरकार ये कहे कि केवल राजपूत को, चूंकि वो मार्शल रेस रहे हैं, तो केवल राजपूत ही जो है सेना में भर्ती होंगे और उनसे अनिवार्य सेना के काम लिए जाएंगे। ये ठीक नहीं होगा। उसके लिए सबको हाथ बटाना होगा और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। क्लास से यहां मतलब है इकोनॉमिक क्लास, नॉट सोशल क्लास। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के आप जानते हैं मिडिल क्लास भी होता है, लोअर क्लास भी होता है, हायर क्लास भी हो सकता है, अपर मिडिल क्लास भी हो सकता है। तो सरकार यह बाध्य नहीं कर सकती है केवल लोअर क्लास के लोग ही जाएंगे। नो, एवरी क्लास विल बी इंटाइटल्ड टू डू कंपल्सरी सर्विस लाइक मिलिट्री और सोशल सर्विस। इसका मतलब यह होता है। और लास्ट में मैंने ये लिखा कि SC/ST, अभी मैंने बताया था SC/ST एक्ट निवारण अधिनियम जो बना है 1989 में, उसमें धारा 3(1)(6) में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को बलात् श्रम के लिए या बेगार के लिए या किसी अन्य प्रकार का जो फोर्स लेबर है, जैसे कि बंधुआ मजदूर, तो उसके लिए आप
फोर्स नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा? द पर्सन हु आर नॉट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। वो व्यक्ति जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लोग हों, अगर वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को बलात्श्रम कराते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं या उनसे बंधुआ मजदूर की भांति व्यवहार करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम 6 महीना की सज़ा और अधिकतम 5 साल की सज़ा और प्लस फाइन ये लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार के प्रकरण अगर सामने आएंगे तो थाना प्रभारी को तत्काल मुकदमा कायम करना होगा गलती कुनिंदा के खिलाफ में, क्योंकि ये SC/ST एक्ट जो है वो पूरी तरह से सारे जो धारा हैं वो क्या है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, माने संज्ञेय अपराध है, जिसमें कि पुलिस को तत्काल मुकदमा कायम करने का अधिकार प्राप्त है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट या निर्णय पारित किए हैं और इन जजमेंटों का प्रभाव ये हुआ है कि देश में जो शोषण का वातावरण था उसका इंटेंसिटी कम हुआ है। जैसे चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1959, अब इसमें सरपंच ने क्या किया कि सारे गांव के लोगों को मुनादी करवाया कि आप लोगों को गांव के तालाब में काम करने के लिए हर घर से एक सदस्य आएगा और वो फ्री में काम करेगा, फ्री सेवा देगा। कुछ लोग कोर्ट में चले गए और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि आप इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि ये फ्री सेवा जो है वो भी एक माने शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक हिस्सा है। अगर आपको काम कराना है तो आप मजदूरी दीजिए, लेकिन फ्री सेवा करके आप तालाब का निर्माण या उसका रिपेयर वर्क कराना चाहते हैं और हर घर से एक आदमी को आपने मुनादी किया कि उनको काम करना होगा, तो दिस इज इलीगल, ये गैर वैधानिक काम है। दूसरा, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इफ ए पर्सन इज फोर्स्ड टू प्रोवाइड लेबर फॉर लेस देन मिनिमम वेज, इट विल बी ट्रीटेड एज फोर्स लेबर। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि अगर आप काम कराते हैं और उस जिले के कलेक्टर के द्वारा नियत जो न्यूनतम मजदूरी है उससे अगर आप कम देते हैं, माने कम भुगतान करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आप बलात्श्रम करा रहे हैं। और बलात्श्रम क्या होता है दोस्तों? इट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। शोषण का जो शोषण का जो हमने अभी परिभाषा बताया उसका एक भाग क्या है? बलात्श्रम है। कि अगर कलेक्टर के द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी आप नहीं देते हैं किसी व्यक्ति को काम कराने के बाद में, या कम देते हैं, अगर मान लीजिए एकदम नहीं देते हैं तो इसका मतलब बेकार हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कलेक्टर ने 300 रुपया फिक्स किया है एक 8 घंटा मजदूरी का और आप 8 घंटे काम कराने के बाद मात्र 200 रुपया देते हैं, तो ये क्या हुआ? ये बलात्श्रम में आ गया और यह भी एक शोषण का प्रकार है। इट इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी कैदी से, जेल में कैदी बहुत सारे कैदी होते हैं, उनको कुछ काम करना होता है, उन्होंने कहा कि कोई कैदी अगर काम करता है, मान लो चटाई बीनता है, तो वहां के जेल अधीक्षक को उसको उसका पारिश्रमिक देना होगा। फ्री में काम नहीं करा सकता है। अगर वो फ्री में काम कराता है तो इसका मतलब है कि ही इज माने जेल सुप्रिटेंडेंट इज वायलेटिंग आर्टिकल 23 धारा 23 का उल्लंघन कर रहा हो। तो ये बहुत बड़ा, अभी हमने इंटरव्यू में देखा था कि संजय दत्त, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं जेल में था, अवैध हथियार के मामले में वो जेल में थे, तो उनसे काम कराया गया था और काम के बदले में उन्हें कुछ पैसे मिले थे। और बाद में जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप उस पैसे का क्या किया,
तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों बहनों के लिए राखी खरीदा उस पैसे से, और फिर राखी के दिन जब दोनों बहनें जेल में मिलने के लिए उनके पास आई तो उन्होंने राखी बांधा और अपने बच्चों के लिए पैसे भेजे, हालांकि वो बहुत कम अमाउंट के पैसे थे। तो कहने का आशय यह है कि जेल में अगर किसी प्रिजनर या कैदी के साथ में कोई काम जेल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा कराया जाता है तो उसके बदले में उसको पारिश्रमिक देना होगा, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आप उसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो धारा 23 से हिट होगा। और ये कहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 1983 में दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों एक बात याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले में निर्णय देता है तो इट इज़ एज गुड एज लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अब कोई जेल सुप्रिटेंडेंट जो है ना बिना पारिश्रमिक से किसी कैदी से काम करा लेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसके खिलाफ में मुकदमा कायम होंगे। जो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जिसके बारे में अब ये बताने जा रहा हूं आपको। उसी तरह से दुलाल सामंत वर्सेस डीएम हावड़ा है, डीएम हावड़ा, ठीक करो उसको, हावड़ा है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के बगल में। The court held that conscription for service of police cannot be regarded as forced labor। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पुलिस एक्ट में स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक के पास में या एसपी के पास में है। जब जैसे मान लीजिए शहरों में विभिन्न त्यौहार होते हैं जहाँ पर कि बड़े बड़े मजमे लगते हैं, ऐसी स्थिति में उतना फोर्स तो होता नहीं है, तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करता है, और ये पुलिस एक्ट में भी लिखा हुआ, पुलिस रेगुलेशन में भी है कि वो स्पेशल पुलिस फोर्स, इसको एसपीओ बोलते हैं, स्पेशल फोर्स की नियुक्ति करता है। ये टेम्प्रोरी होता है, जब वो मान लीजिए त्यौहार खत्म हो गया उसके बाद में इनका भी कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो अब एक व्यक्ति जो है वो चले गए, दुलाल सामंत चले गए कोर्ट कि साहब हमसे काम करवाया और फिर पारिश्रमिक नहीं दिया, क्योंकि ये फ्री सेवा होता है। जो एसपीओ होता है उसको कोई पारिश्रमिक देने का कोई विधान नहीं है। तो वो कोर्ट इसलिए चले गए कि भाई बोले कि मैंने तो त्योहारों के इंतजाम के लिए हम गए थे और वहाँ रात दिन काम किया लेकिन मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि अगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा किसी व्यक्ति को एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती किया गया है और स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने किसी खास त्यौहार को कंट्रोल करने के लिए 4 दिन 5 दिन 3 दिन उसमें ड्यूटी किया है, तो यह किसी भी प्रकार से अनलॉफुल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। और ये फोर्स लेबर की श्रेणी में नहीं आता है, बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। अब दोस्तों मैंने कुछ सीमित जजमेंट आपको बताएं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सैकड़ों जजमेंट दिए गए हैं। अब चूंकि 30 मिनट के क्लास में सारे जजमेंट के बारे में बताना जरूरी नहीं है और संभव भी नहीं है। एक लास्ट जजमेंट जो यहाँ लिखना छूट गया था, एक एमसी मेहता जो पर्यावरणविद वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनके द्वारा शिवकाशी जो तमिलनाडु में है वहाँ पर सैकड़ों पटाखा फायरवर्क्स के फैक्ट्रीज हैं और वहाँ पर बच्चों अनेक हजारों की तादाद में बच्चे उसमें काम करते थे, और उन्होंने PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो काम है वो पूरी तरह से जोखिम भरा काम है, हैजार्डस वर्क है। तो दोस्तों धारा 24 में क्या है कि जो हैजार्डस वर्क है उसमें 14 साल तक के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था एमसी मेहता विरुद्ध तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट क्या है
कि गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एंड एक्सप्लॉयटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने क्या क्या काम किए शोषण को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो पहला, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, और जो मैंने आपको कहा था कि स्वामी अग्निवेश के द्वारा बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा जीवन पर्यंत संघर्ष किया गया, अभी अभी वो दिवंगत हुए हैं। तो ये कानून बन गया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम, अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, जैसे कि गांव देहातों में बड़े बड़े सामंत, जागीरदार, जमींदार या बड़े किसान जिसको कुलक कहते हैं उत्तर भारत में, खास करके पश्चिमी यूपी और हरियाणा में, उनके द्वारा अगर बंधुआ मजदूर किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है तो उनके खिलाफ में इस कानून के तहत में मुकदमा कायम किया जा सकता है। इसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत में प्रत्येक जिले के कलेक्टर के द्वारा न्यूनतम मजदूरी हर साल के लिए निर्धारित होता है और वो कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि उस जिले का माली हालत क्या है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पर सामानों के मूल्य क्या हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार में जिस सब्जी का दाम 4 रुपया है, इंदौर में उस सब्जी का दाम कितना है, 12 रुपया, 10 रुपया। तो यहाँ पर लोगों का जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर बिहार में आमदनी लोगों कम है तो उस अनुपात में सब्जी के दाम या जींस के दाम भी कम है, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो वहाँ पर जो मजदूरी रेट होगा वो कम होगा और इंदौर जिले का जो मजदूरी रेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर बिहार के हिसाब से अगर इंदौर जिले का मजदूरी रेट फिक्स किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा तो क्या होगा, लोग सब्जी तक नहीं खा पाएंगे। तो इस कहने का आशय है कि हर जिले के कलेक्टर के द्वारा विभिन्न डिटरमाइनिंग फैक्टर्स को संज्ञान लेते हुए, वहाँ के वातावरण, वहाँ के बाजार मूल्य को देखते हुए, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी फिक्स किया जाता है। किस एक्ट के तहत में? 1948 के एक्ट के तहत में। और ये मैंडेटरी होता है कि अगर आप किसी मजदूर से काम कराते हैं तो कम से कम आपको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण में समझा जाएगा, आपके खिलाफ में मुकदमा कायम हो सकता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि वो खुद महिला थी, तो हमारे देश में यह बहुत गलत प्रथा था कि एक ही काम के लिए महिला को कम पैसे दिए जाते थे, पुरुष को ज़्यादा दिया जाता था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो कि संविधान की मूल भावना भी है, जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेगा जिसमें कि समान काम के लिए समान मजदूरी हो। तो उसी को अमली जामा पहनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1976 में समान काम के लिए समान वेतन एक कानून बन गया कि अगर किसी महिला को आप पुरुष से जो एक ही काम कर रहे हैं अगर आप कम भुगतान करते हैं तो आपके खिलाफ में इस एक्ट के तहत मुकदमा कायम हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जिसको सीटा एक्ट कहते हैं, 1956, इसमें बार बार संशोधन भी हुए हैं और इसका मकसद है कि इमोरल ट्रैफिक को बंद करना, प्रोस्टिट्यूशन को बंद करना, उसको पूरी तरह से गैर वैधानिक कर देना, क्योंकि इससे जो पब्लिक हेल्थ है, जो पब्लिक डिसेंसी है, उस पर विपरीत असर पड़ता है, हमारे सामाजिक ताना बाना पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने सीटा एक्ट 1956 लागू किया। इसी तरह से दोस्तों बच्चों के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकार ने कानून बनाया है। वो कौन कौन सा है? जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, और उसमें लिखा ही हुआ है धारा 24 में कि आप किसी 14 साल के बच्चे तक को आप फैक्ट्री में रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अगर कोई ऐसा काम करेगा फैक्ट्री मालिक तो उसके खिलाफ में इस एक्ट के तहत में मुकदमा कायम होगा।
उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इस किसी भी प्रकार का जो बाल मजदूरी है उसको ये एक्ट प्रतिबंधित करता है। उसी तरह से मर्चेंट शिपिंग एक्ट, जो मर्चेंट शिपिंग आप जानते हैं, शिपिंग भी दो प्रकार का होता है। एक वाणिज्य व्यवसाय के लिए जो जिस शिप का जहाज का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट शिपिंग। और वहाँ पर वारशिप भी हो सकता है जो युद्धपोत होते हैं। तो मर्चेंट शिपिंग में किसी बच्चे का सामान उठाने ले जाने में इसका इस्तेमाल 14 साल के बच्चों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 भारत सरकार ने पास किया हुआ है कि जहाँ जहाँ प्लांटेशन का काम होता है वहाँ पर मजदूरी के रूप में बच्चों को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1951, द अप्रेंटिस एक्ट 1961, बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, मैंने बीड़ी उद्योग में बहुत सारे बाल मजदूर को, उसमें खास करके मध्य प्रदेश में बीड़ी सागर और दमोह जिले में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम होता है वहाँ पर। तो किसी प्रकार से बच्चों का इसमें मजदूरी नहीं किया जाए, उनको रोजगार नहीं दिया जाए, उनसे काम नहीं कराया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन पुनर्स्थापना के लिए वेलफेयर फंड माने लोक कल्याणकारी फंड की स्थापना किया। इसका मकसद क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री से या माइन से कोई बच्चे पकड़े गए तो आपने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ तो मुकदमा कायम कर लिया, लेकिन बच्चे के लिए क्या किया? वो तो रोजगार हो गया, वो तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण में 20,000 रुपया उस गलती कुनिंदा फैक्ट्री मालिक से वसूल किया जाए और इस फंड में रखा जाए, और इस फंड से फिर बच्चों को रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्स्थापना का काम किया जाए। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 में बना और उसके तहत में नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन कोर्ट की स्थापना केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर की गई है। दोस्तों 2006 में भारत सरकार ने पूरी तरह से जो डोमेस्टिक घरेलू काम के लिए जो सर्वेंट नियुक्त होते थे उसको भी पूरी तरह से मना कर दिया, जो बच्चे 14 साल की उम्र तक के हैं। क्योंकि जो मूल जो संविधान है, जो हम धारा 24 की बात कर रहे हैं, उसमें फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस वर्क के लिए प्रतिबंध करने की बात की गई है। लेकिन यहां पर 2006 में क्या है कि किसी प्रकार का घरेलू काम या जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि दुकान है या चाय कैंटीन है या जो ढाबा है या होटल है, वहां भी बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल तक है। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 में अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत में बताया गया कि सभी प्रकार के जो प्रोफेशन हैं, जो पेशा है, उसमें 14 साल तक के बच्चों को रोजगार देने की मनाही है। आगे तो ये सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर किए गए हैं। और दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार। अब कंक्लूजन में पहला पॉइंट हमने लिखा कि डिस्पाइट न्यूमरस एक्ट, विभिन्न प्रकार के कानून होने के बावजूद भी भारतीय समाज अभी भी जीरो एक्सप्लॉयटेशन का जो लक्ष्य है, जो पूरी तरह सभी प्रकार के शोषण का खात्मा का जो लक्ष्य हमारे भारतीय संविधान का है और भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों का है, वो अभी तक हम उसको लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको गांव देहात में जो शक्तिशाली लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो मसल पावर और वेल्थ पावर से भरपूर हैं, उनके द्वारा गरीब तबके के लोगों का शोषण किया जाता है। तीसरा, अभी भी महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार हिंदुस्तान में धड़ल्ले चल रहा है। हालांकि उसके इंटेंसिटी में कमी आई है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में चाइल्ड लिफ्टर गैंग सक्रिय हैं और समय समय पर पुलिस के द्वारा
उनका भंडाफोड़ भी किया जाता रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या वुमेन ट्रैफिकिंग जो है पूरी तरह से बंद हो गया, अभी भी चल रहा है, लेकिन जो उसका इंटेंसिटी था आज़ादी के पहले, अब उस इंटेंसिटी में, तीव्रता में कमी आ गई है। तो दोस्तों, अंत में आपको यह लिखना होगा कि भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रोएक्टिव मतलब सद प्रयासों से जो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का जो दुर्व्यापार मतलब ट्रैफिकिंग धड़ल्ले से होता था विथ इम्प्यूनिटी, उसमें उसकी तीव्रता में कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना शेष है। थैंक यू वेरी मच।